गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में रासायनिक संयोग के नियमों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि विभिन्न तत्व किस प्रकार से क्रिया करते हैं और तत्वों के बीच क्रिया होने से उत्पाद में क्या क्या बनता है और यह उत्पाद की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं तत्वों से। हम जानते हैं कि विभिन्न तत्व आपस में क्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: तत्व धन तत्व बराबर अणु। इसका अर्थ है कि विभिन्न तत्व आपस में क्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार तत्व और अणु और कई तत्व आपस में परस्पर मिलकर यौगिक का निर्माण भी करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, जो कि एक सरल यौगिक है। इसी प्रकार कार्बन व ऑक्सीजन मिलकर एक सरल यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्व और अणु परस्पर मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार कई तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके एक एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। O+O अर्थात दो ऑक्सीजन परमाणु परस्पर मिलकर ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं तब यह ओजोन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यदि हम इसका एक एग्जाम्पल और ले लें कि Cl के 2 परमाणु मिलकर Cl2 का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों में एक समानता है कि ये तीनों अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। इन्हें हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या समपरमाणुक अणु कहते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या समपरमाणविक अणु कहते हैं। अब पुनः क्वेश्चन आता है कि समपरमाणविक अणु क्या होते हैं। तो वे अणु जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। यह इसका एग्जाम्पल था समपरमाणविक अणु, जैसे ऑक्सीजन, ओजोन और क्लोरीन। यह समपरमाणविक अणु थे। अब हम इनकी संख्या के आधार पर इन्हें किस प्रकार से विभाजित करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। यह संख्या के आधार पर द्विपरमाणविक और त्रिपरमाणविक होते हैं, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक होते हैं। द्विपरमाणविक अणु जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के मिलने से होता है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है द्विपरमाणविक अणु, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है। इसी प्रकार Cl2 की भी परमाणुकता 2 है, क्योंकि यह 2 परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। इसी प्रकार ओजोन की परमाणुकता 3 है। यह त्रिपरमाणविक अणु कहलाता है या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने समपरमाणविक अणु और समपरमाणविक अणु में डाई और ट्राई परमाणविक अणु का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम विषम परमाणविक अणु या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करेंगे, जैसे H2 plus Cl2 gives you twice HCl। इसी प्रकार C plus O2 gives you CO2। ये दोनों हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेट्रो का मतलब विषम होता है। यह हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसका का अर्थ विषम होता है, अर्थात वे अणु जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के मिलने से होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या हेट्रो एटॉमिक अणु कहलाते हैं। यह विषम परमाणविक अणु है।
इसी प्रकार C+O2 भी विषम परमाणविक अणु है। यह विषम परमाणविक अणु है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का अध्ययन कर लिया है। अब क्वेश्चन यह आता है कि विभिन्न प्रकार के तत्व अणु का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो इसका आंसर है विभिन्न प्रकार के तत्व अणुओं का निर्माण रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर करते हैं। अपना क्वेश्चन आता है कि रासायनिक संयोग के नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, इन्हें हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन नियमों की परिभाषा काफी सरल है, जिसे हम आसानी से लिख सकते हैं या आसानी से हम इनकी परिभाषा दे सकते हैं। बेनियम, इसकी यह पहली परिभाषा है। बेनियम जिनकी सहायता से विभिन्न तत्व परस्पर मिलकर अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। बेनियम जिनकी सहायता से विभिन्न तत्व परस्पर मिलकर अणु या यौगिकों का निर्माण करते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। इसी प्रकार हम इनकी एक दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। बेनियम जिनके आधार पर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। बेनियम जिनके आधार पर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। जिनके आधार पर विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने रासायनिक संयोग के नियम किसे कहते हैं इसका अध्ययन कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रासायनिक संयोग के नियम कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट्स, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम रासायनिक संयोग के नियमों की संख्या का अध्ययन करेंगे। रासायनिक संयोग के नियम संख्या में 5 होते हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं या इनका अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले रासायनिक संयोग के नियम, इनकी संख्या। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं इनकी कुल संख्या 5 है, जिसमें से पहला नियम द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहलाता है। अविनाशिता, इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी, अर्थात जिसे नष्ट नहीं किया जा सके, या लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम को द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इस नियम का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यह द्रव्य की अविनाशिता का नियम है, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है। इसके बाद दूसरा नियम है, दूसरे नियम के लिए स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग का दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। इसके बाद हम इसके तीसरे नियम का अध्ययन करेंगे। इसका तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपेगेशन। इसका तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम होता है। इसके बाद हम इन नियमों को प्रतिपादित करने वाले विभिन्न वैज्ञानिकों के नामों का अध्ययन एक
शॉर्टकट विधि के द्वारा करेंगे। और चौथा नियम व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है। चौथा नियम व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है, जिसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपेगेशन कहते हैं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है। पांचवा नियम गैलुसाक का गैसीय नियम होता है। पांचवा नियम गैलुसाक का गैसीय नियम होता है। तो स्टूडेंट्स एक कुल 5 नियम थे। अब इन नियमों का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिकों के नामों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इनमें से प्रथम नियम का प्रतिपादन लेवासिये ने किया था, जिन्हें कि हम आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता भी कहते हैं। इस नियम का प्रायोगिक सत्यापन लैंडोल्ट्स ने अपने प्रयोग के आधार पर किया था। इसके बाद दूसरा नियम है। दूसरे नियम का प्रतिपादन प्राउट ने किया था। प्राउट ने द्वितीय नियम का प्रतिपादन किया था। तृतीय नियम गुणित अनुपात का नियम है। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था, जिन्होंने परमाणुवाद भी दिया था। चौथा नियम, इसका प्रतिपादन रिचर ने किया था। पांचवें नियम का प्रतिपादन इस नियम में ही दिया है। इस नियम का प्रतिपादन गैलुसाक ने किया था। तो स्टूडेंट्स अब हम इन नियमों का प्रतिपादन करने वाले विभिन्न वैज्ञानिकों के नामों को क्रमानुसार कैसे याद करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स यह काफी सरल है। इसके लिए हमें एक सिंपल सा फार्मूला याद करना होता है। हम जानते हैं कि घरों में, रसोई घर में एलपीजी का प्रयोग होता है और एलपीजी एक राइट ऑप्शन होता है। तो हमें यही लिखना है एलपीजी राइट। अब इसमें हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। एलपीजी की जगह पर हमें डी करना है और यहां पर राइट का सिर्फ आर ले लेना है। तो यहां पर एल प्रथम नियम के प्रतिपादक लेवासिये के नाम को व्यक्त करता है। पी द्वितीय नियम के प्रतिपादक प्राउट के नाम को व्यक्त करता है। डी तृतीय नियम के प्रतिपादक डाल्टन के नाम को व्यक्त करता है। और आर चौथे नाम के प्रतिपादक रिचर के नाम को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने रासायनिक संयोग से संबंधित 5 नियम और इन्हें प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम रासायनिक संयोग के प्रथम नियम द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इसके प्रायोगिक सत्यापन और इसकी आधुनिक धारणा का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रथम नियम की भाषा इसी नियम में दी गई है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता इस शब्द का अर्थ होता है जिसे हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है वह अविनाशी कहलाता है। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्य को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। यह द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। यहाँ पर द्रव्य शब्द से तात्पर्य मैटर से होता है, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम यह भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में
द्रव्यमान नियत रहता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान समान होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसका कथन है, अर्थात अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान समान होता है, अर्थात द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। इस नियम को हम इन दोनों रूपों में लिख सकते हैं। उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट, उत्पाद का द्रव्यमान। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रथम नियम की मूल धारणा का अध्ययन कर लिया है। अब हम इस नियम के विभिन्न जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स या उदाहरण का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जो द्वितीय संकल्पना दी गई है, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, इसका अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे C+O2 अभिकारक है, CO2 उत्पाद है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान जब हम निकालते हैं तो कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का अणु भार 32 आता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का संपूर्ण अणुभार 44 आता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम उत्पादों का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो यह भी 44 होता है या 44 ग्राम होता है। इसी प्रकार उत्पादों का द्रव्यमान भी 44 ग्राम होता है। अब क्वेश्चन आता है ग्राम, तो जब हम अणुभार को ग्राम में व्यक्त करते हैं इसे ग्राम अणुभार कहते हैं। यहाँ पर यह ग्राम अणुभार को व्यक्त कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से इसके पक्ष में एक प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार हम कोई भी केमिकल रिएक्शन ले सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान सदैव समान आता है। इसका हम एक दूसरा एग्जाम्पल उदासीनीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन करके इसे हम सिद्ध करेंगे। उदासीनीकरण की अभिक्रिया, जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। यह साल्ट है और यह वाटर है। अब हम HCl का अणुभार निकालेंगे तो H का परमाणु भार 1 और Cl का 35.5 होता है। इसी प्रकार Na का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसी प्रकार NaCl में Na का 23, Cl के परमाणु भार 35.5 और प्लस H2 के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए यह 16 आता है। अब हम इसका योग करके देखेंगे तब यह 36.5 प्लस 40.5 58.5 आता है। इसी प्रकार यह 18 आता है। तो जब हम इनका योग कर देते हैं तब यह 76.5 आता है। इसी प्रकार उत्पादों का द्रव्यमान भी 76.5 ग्राम आता है। ग्राम क्यों लिखा यह मैं आपको बता चुका हूं। तो इस एग्जाम्पल से भी सिद्ध होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के समान होता है। इससे इस नियम की पुष्टि में हमें एक मजबूत या स्ट्रॉन्ग प्रमाण या एविडेंस मिलता है। इसके बाद हम इस नियम के पक्ष में दिए गए कुछ प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इस नियम के पक्ष में दिए गए कुछ प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। इस नियम के पक्ष में दिए गए दो प्रमुख प्रयोग हैं, बंद फ्लास्क में फास्फोरस का जलना और दूसरा प्रयोग है लैंडोल्स का प्रयोग। यह इस नियम के
पक्ष में दिए गए प्रयोग हैं। पक्ष में प्रयोग या एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पक्ष में किए गए प्रयोग। स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रयोग काफ़ी सरल हैं। सबसे पहले हम बंद फ्लास्क में फास्फोरस का जलना, बंद फ्लास्क में फास्फोरस का जलना, फास्फोरस या पी का जलना, इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक फ्लास्क लेते हैं, इस फ्लास्क में थोड़ी सी रेत डाल देते हैं और इसके ऊपर थोड़े से फास्फोरस के टुकड़े डाल देते हैं। या ये फ्लास्क हो गया, इसमें हमने थोड़ी सी रेत डाल दी, इसके ऊपर हमने फास्फोरस डाल दिया और इसको हम जब बंद कर देते हैं और इसका अभिक्रिया के पहले जो भार होता है उसे ज्ञात कर लेते हैं या इसे अभिक्रिया के पहले तौल लेते हैं, तो यह अभिक्रिया के पहले का भार, माना यह x ग्राम है। अभिक्रिया के पहले का भार बराबर x ग्राम। इसके बाद हम इसे गर्म करते हैं। जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें उपस्थित फास्फोरस ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में बदल जाता है। तो हम इसका अभिक्रिया के पश्चात अर्थात गर्म करने के पश्चात इसका भार लेते हैं। अभिक्रिया के पश्चात भार, तो जो अभिक्रिया के पश्चात भार आता है, माना यह 22 ग्राम है। अभिक्रिया के पश्चात भार यह इक्वल टू 22 ग्राम आया है। तो जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो ज्ञात होता है x ग्राम इक्वल टू 22 ग्राम, अर्थात अभिक्रिया के पहले का भार फ्लास्क का अभिक्रिया के बाद के भार के बराबर है। इससे हमारा इस नियम का प्रायोगिक सत्यापन होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस नियम का दूसरा प्रायोगिक सत्यापन लैंडोल्ट्स का प्रयोग, इसका अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है डाउटफुल नहीं रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग लैंडोल्ट्स का प्रयोग है। लैंडोल्ट्स ने भी इस नियम के पक्ष में प्रायोगिक सत्यापन किया था, जो कि काफी सरल है। इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। लैंडोल्ट्स ने एक H के आकार का अभिक्रिया पात्र लिया था और इस पात्र की दो भुजाओं में अलग अलग रिएजेंट भर दिए थे। ये मैंने छोटा बनाया है। एक भुजा में या एक आर्म में AgNO3 लिया था और दूसरी वाली भुजा में या आर्म में KCl या NaCl लिया था और इस पात्र की भुजाओं को बंद कर दिया था। और अभिक्रिया के पहले, अभी इसमें सिर्फ उन्होंने रिएक्टेंट लिए हैं, अभी इसमें कोई क्रिया नहीं हुई है, और इसका अभिक्रिया के पहले भार ले लिया था, माना यह x ग्राम था। अभिक्रिया के पहले का भार, माना यह x ग्राम है। अभिक्रिया के पहले का भार बराबर x ग्राम। इसके बाद उन्होंने इस पात्र को काफ़ी जोर से हिलाया डुलाया कि जिससे कि दोनों रिएक्टेंट आपस में काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाएं। जब दोनों रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में क्रिया होती है और इस क्रिया के फलस्वरूप निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। यदि यह रिएक्शन आपको एग्जाम में याद रहती है तब आप लिख दें, और याद नहीं रहती है तब आप इतना ही लिख दें कि इनके बीच में
क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं AgNO3 प्लस NaCl। इन दोनों को आप ऐड कर दें तो अब आपकी समझ में आ गया होगा उत्पाद क्या बनेगा। जो कोष्टक के बाहर है AgCl प्लस NaNO3, यह उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसके बाद उन्होंने अभिक्रिया के पश्चात इसका भार ज्ञात किया। अभिक्रिया के पश्चात भार माना जाए 22 ग्राम आया। अभिक्रिया के पश्चात भार यह 22 ग्राम आया। तो स्टूडेंट्स इससे अब यह सिद्ध हो गया है जब उन्होंने इसकी तुलना की कि अभिक्रिया के पहले का भार और अभिक्रिया के बाद का भार बराबर है, समान है, अर्थात x ग्राम इक्वल टू 22 ग्राम। इससे भी इस रासायनिक संयोग के प्रथम नियम का सत्यापन होता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने प्रथम नियम की परिभाषा, इसके पक्ष में दिए गए 3 एग्जाम्पल्स का और प्रयोगों का अध्ययन कर लिया है। आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर यह नियम लगा सकते हैं तो यह हमेशा अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान समान आता है। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम इस नियम का जो एक्सटेंशन है उसका अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जो एक्सटेंशन है वह काफी सरल है और इसके एक्सटेंशन में आइंस्टीन के नियम का प्रयोग होता है, इसलिए इसके एक्सटेंशन को द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। यह इसका संशोधित रूप है और इसका संशोधित रूप द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। इसका संशोधित रूप द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। स्टूडेंट्स यह बिल्कुल सरल है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स यह नियम कहीं से भी टफ नहीं है, बिल्कुल यह नियम सरल है। यह मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। हम जानते हैं कि कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें ऊष्मा का अपशोषण होता है, जिन्हें हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, इसके हमें एग्जाम्पल्स की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऊर्जा निकल रही है। एंडोथर्मिक ऊर्जा का अपशोषण हो रहा है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन E=mc² के अनुसार होता है और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है तो इससे स्पष्ट होता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का कुछ भाग ऊर्जा में बदल गया है। पदार्थ ऊर्जा निकलती है तो इससे सिद्ध हो रहा है पदार्थ का कुछ भाग ऊर्जा में बदल गया है। इसी प्रकार जब ऊर्जा अपशोषित होती है तब यह माना जाता है कि ऊर्जा का कुछ भाग द्रव्यमान में बदल गया है। इन दोनों अवस्थाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जब ऊर्जा निकलती है तब द्रव्यमान कम हो जाता है और जब ऊर्जा अपशोषित होती है तब कुछ ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है। तो पहली अवस्था में पदार्थ की मात्रा कम हो रही है, इस अवस्था में पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए और दूसरी अवस्था में पदार्थ की मात्रा अधिक होनी चाहिए। वास्तव में यह परिवर्तन इतना कम होता है कि इसे नगण्य मान दिया जाता है और इसे हम छोड़ देते हैं और इस नियम को सत्य मान लेते हैं। किंतु
जब हम नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे नाभिकीय विखंडन, तो इनमें जो ऊर्जा निकलती है वह नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। और नाभिकीय ऊर्जा में निकलने वाली ऊर्जा काफी अधिक होती है, इसे हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। तब यह माना जाता है कि कुछ द्रव्यमान नाभिकीय ऊर्जा में पदार्थ का कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान कम हो जाता है। आप जब रेडियो एक्टिविटी में इसका अध्ययन करेंगे तब आपको द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा। यही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट पुनः लगा दिया जाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही चीज को व्यक्त करते हैं, अर्थात किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान और ऊर्जा का योग नियत रहता है। यह द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान ऊर्जा का योग नियत रहता है। यह द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो स्टूडेंट्स, यह नियम आपकी समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से संबंधित आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ऐसे ही उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे आपके केमिस्ट्री से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। धन्यवाद।